हाय स्टूडेंट्स, आज हम अगले दो गीतों का अनुवाद एवं व्याख्या देखेंगे। तीसरा देखिए। आसिना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। अन्वय देखिए इसका। यहाँ से शुरू करेंगे दूसरी लाइन। हे अतिरिक्त शब्द लग जाएगा इसमें। हे कुंद तुहिन शशि धवले। फिर फोर्थ लाइन में चले जाएंगे। सित पंकज तनु विमले। फिर वापस फर्स्ट लाइन में मानस हंसे आसीना भव। फिर थर्ड लाइन जड़ताम हर और अंत में आएगा बोधि विकासम च कुरु। वापस देख लीजिए इसको एक बार। हे कुंद तुहिन शशि धवले सित पंकज तनु विमले मानस हंसे आसीना भव जड़ताम हर बोधि विकासम च कुरु। ये अन्वय हो गया। अब अर्थ देखिए इसका। हे कुंद, कुंद का तात्पर्य होता है चमेली का फूल, बिल्कुल सफेद होता है, तो कुंद का मतलब हो गया चमेली के पुष्प की तरह है। तुहिन बर्फ की तरह, शशि चंद्रमा के समान, धवले यानी सफेद या शुभ्र, सित सफेद, पंकज कमल के समान, तनु यानी शरीर, और वो भी कैसा, विमले यानी निर्मल, अर्थात निर्मल शरीर वाली, सफेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली। मानस हंसे, मेरे मान सरोवर रूपी हंस पर। इसके दो अर्थ निकलेंगे मानस हंसे का। एक तो है सामान्य अर्थ इसका, मानस हंसे अर्थात मान सरोवर रूपी हंस पर, और दूसरा अर्थ निकलेगा इसका मेरे हृदय रूपी हंस पर। आसीना भव यानी विराजमान हो या विराजे। थर्ड लाइन में देखिए। जड़ताम यानी मूर्खता या अज्ञानता को हर यानी हरण करो या दूर करो। बोधि विकासम च कुरु, और बुद्धि का या फिर ज्ञान का क्या करो, विकासम करो, विकास करो, उसका विस्तार करो। अब एक साथ देखना। हे चमेली के पुष्प, बर्फ, चंद्रमा के समान सफेद, सफेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली मेरे मानस रूपी हंस पर, मेरे मानस सरोवर रूपी हंस पर या फिर मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजें। अज्ञानता को दूर करो और बुद्धि का विस्तार करो। ये इसका अनुवाद हो गया। अब देखिए इसकी संस्कृत व्याख्या। कुंद, कुंद का हो जाएगा कुंद पुष्प इव, तो हे कुंद पुष्प इव तुहिन हिमम शशि चंद्र है। धवले का हो जाएगा श्वेत या फिर शुभ्रा। उसके पश्चात सित पंकज श्वेत कमल इव, और तनु विमले का हो जाएगा निर्मल कलेवरा। तनु का क्या हो जाएगा, कलेवरा यानी कि शरीर। उसके बाद में है मानस हंसे मम मान सरोवरस्थे हंसे वा मम हृदय रूपिणे हंसे या मम मनोरूपिणे हंसे आसीना भव तिष्ठतु। उसके बाद में है जड़ताम हर अज्ञानताम दूरी कुरु बोधि विकासम च कुरु। इसका हो जाएगा ज्ञानस्य च विस्तारम कुरु। वापस देख लीजिए एक बार। हे कुंद पुष्प इव हिमम चंद्र इव शुभ्रा श्वेत कमल इव निर्मल कलेवरा मम मान सरोवरस्ते हंसे वा मम हृदय रूपिणे हंसे तिष्ठतु अज्ञानताम दूरी कुरु ज्ञानस्य च विस्तारम कुरु। ये इसकी संस्कृत व्याख्या हो गई। अब इसमें यदि हमें व्याकरणीय बिंदु बताने हो तो सबसे पहले हम आसीना को लेते हैं। आसीना में इसमें आस धातु है,
सानच और टाप प्रत्यय हैं। उसके बाद में है मानस हंसी, तो मानसस्य हंसी या षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। इसके अतिरिक्त यदि हम लकार वगैरह बताएं तो भव है, उसमें लोट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन हो गया, कुरु में भी मध्यम पुरुष का एक वचन हो जाएगा लोट लकार में। अब देखिए अगला, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मति है आस्ताम नह तव पद कमले अई कुंठा विष हारिणी। अन्वय देखिए इसका, सर्वप्रथम हे शब्द अतिरिक्त लगेगा इसमें प्रारंभ में, तो हे ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, ये फर्स्ट लाइन ऐसी आ जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं है। दूसरा चरण भी ऐसे आएगा, वीणा पुस्तक धारिणी। अब फोर्थ लाइन से शुरू करेंगे, थर्ड को छोड़ देंगे, फोर्थ लाइन अई कुंठा विष हारिणी। फिर थर्ड लाइन में आइए, यहाँ से शुरू करेंगे इसको, ये नो है, नो का नह हो जाएगा। देखो मतिरास्तानो, इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो 3 टुकड़े होंगे, मति है, रे का विसर्ग हो जाएगा मति है, और आस्ताम ये न है उसको मैं हो जाएगा, तो मति है आस्ताम। यहाँ पर रुत विसर्ग संधि है, विसर्ग को रे हुआ है, और यहाँ न को मैं होने के कारण यहाँ व्यंजन संधि है, तो मति है आस्ताम और नह, ये 3 टुकड़े हो गए। तो इसमें इस तीसरे चरण में सबसे पहले आएगा नह, नह के पश्चात आएगा ये जो नो है उसका न हो जाएगा नह, नह के बाद में आएगा मति, मति है के पश्चात आएगा तव पद कमले, और अंत में शब्द क्या बचा, आस्ताम, ये सबसे अंत में आ जाएगा। एक बार और देख लीजिए, हे ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी अई कुंठा विषहारिणी नहमति तव पद कमले आस्ताम जय जय हे सुर भारती। अर्थ देखिए इसका, हे ललित कलामयी, हे ललित कलाओं से युक्त, ललित कलाएं कौन सी, ललित कलाएं जैसे कि गायन है, वादन है, नृत्य है, ये सब क्या कहलाती हैं, ललित कलाएं कहलाती हैं। तो हे ललित कलाओं से युक्त ज्ञान विभामयी, ज्ञान की विभा यानी आभा से मई यानी युक्त, ज्ञान की आभा से युक्त या ज्ञान की कांति से युक्त, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, अई कुंठा विषहारिणी, अई का तात्पर्य क्या हो जाएगा, हे कुंठा विषहारिणी, कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली। उसके पश्चात नह, नह का तात्पर्य होता है हमारी, मति है बुद्धि, तव पद कमले, तव यानी तुम्हारे, पद कमले यानी कमल रूपी चरणों में, पद कमले का तात्पर्य क्या हो जाएगा, कमल रूपी चरणों में या चरण कमल में, तुम्हारे चरण कमल में क्या रहे, आस्ताम यानी स्थिर रहे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लगी रहे। वापस देखिए इसको, हे संगीत नृत्य आदि ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की आभा से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, हे कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली, हमारी बुद्धि तुम्हारे चरण कमल में स्थिर रहे या लगी रहे। ये अनुवाद हो गया। अब संस्कृत व्याख्या देखिए इसकी, हे ललित कलामयी, इसका समानार्थक हो जाएगा संगीत नृत्यादि भी कला भी समन्विते या फिर युक्ते, समन्विते के स्थान पर हम युक्ते शब्द भी काम में ले सकते हैं। फिर ज्ञान विभामयी, ज्ञानस्य कांतिना युक्ते, इसका क्या हो जाएगा, ज्ञानस्य कांतिना युक्ते। अगली लाइन देखिए, वीणा पुस्तक धारिणी हस्तयो वीणाम पुस्तकम च धारयन्ति। फोर्थ लाइन आई का हो जाएगा हे, कुंठा विषहारिणी का करेंगे कुंठाया, विष का हो जाएगा हलाहलम, और रह गया हारिणी, हारिणी की दो अर्थ है, हम विनाशिनी भी कर सकते हैं और अपसारिणी भी कर सकते हैं। तो हे कुंठाया हलाहलम अपसारिणी, नहमति अस्माकं बुद्धि तव पद कमले,
ते चरण कमले, तव पद कमले का क्या हो जाएगा? ते चरण कमले। और अंत में बचा आस्ताम, इसका या तो हम तिष्ठतु कर देंगे या फिर स्यात् कर देंगे, जिसका तात्पर्य होता है स्थिर रहे, लगी रहे। संस्कृत व्याख्या वापस देखिए एक बार। हे संगीत नृत्यादिभि कलाभि समन्विते या युक्ते, हे ज्ञानस्य कान्तिना युक्ते हस्तयो वीणां पुस्तकं च धारयन्ति, हे कुण्ठाया हलाहलं विनाशिनी अस्माकं बुद्धि ते चरण कमले स्यात् या फिर तिष्ठतु। ये संस्कृत व्याख्या हुई इसकी। जय जय हे सुर भारती, हे स्वर की देवी माता सरस्वती, आपकी सदैव विजय हो। अब इसमें चौथे पद में जो व्याकरणीय बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे मतिरास्तानो, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो 3 टुकड़े होंगे। मति है धन आस्ताम धन न, तो मति है धन आस्ताम यहाँ ऋत विसर्ग संधि है, और आस्ताम धन न यहाँ व्यंजन संधि है। पद कमले समास विग्रह करने पर इसका पदौ कमले इव, अर्थात यहाँ समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा।